अगले साल बंगाल में इलेक्शन है। ममता बनर्जी 3 टर्म की चीफ मिनिस्टर है। अब वो चौथा टर्म उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी लड़ाई जो है अभी से शुरू हो गई है। और ममता बनर्जी की बहुत ताकतवर नेता है बंगाल के अंदर। उनकी जो ग्रिप है बंगाल पर बहुत जबरदस्त है। बीजेपी जैसे दिल्ली हाथ नहीं आ रहा था ना, उनके ऐसी बंगाल में भी वो पकड़ नहीं पाई है अभी तक ममता बनर्जी को। कोशिश बहुत की, उनके कुछ बड़े नेताओं को भी अपने यहाँ लेकर के आई, खूब माहौल भी बनाया, लेकिन अभी भी आप ममता बनर्जी को आपने थोड़ा बहुत इनसिक्योर तो कर लिया बीजेपी ने, लेकिन कोई रियल थ्रेट हुआ हो उनको अभी तक ऐसा लगा नहीं है। अब दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी का सारा फोकस बंगाल के इलेक्शन पर है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है ममता बनर्जी का, देखिए जहां जो सत्ता में होता है उसको लगता है कि मेरे पास बहुत पावर है और मुझे किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है। ऐसा ही कांग्रेस को हरियाणा में लगा था तो आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं दिया। ऐसा ही केजरीवाल जी को दिल्ली में लगा था तो उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। ममता बनर्जी ने बंगाल में आज तक किसी इलेक्शन में गठबंधन नहीं किया है। कांग्रेस सीपीएम को वो अपना दुश्मन मानती है, इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन बंगाल में कहती हैं कि कांग्रेस और सीपीएम मिले हुए हैं, कांग्रेस सीपीएम बीजेपी सब मिले हुए हैं। तो अभी जो कितना ज्ञान राहुल गांधी को लोग दे रहे हैं कि दिल्ली में अगर आप अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर लड़ गए होते तो 14 सीटों पर जो कांग्रेस को वोट मिला वो आम आदमी पार्टी के हारे हुए उम्मीदवारों के मार्जिन से ज़्यादा था, तो क्या पता बीजेपी को रोक लेते। वो ज्ञान कोई ममता बनर्जी को क्यों नहीं देता कि ममता बनर्जी ने कभी क्यों कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, क्यों इनको ह्यूमिलेट किया, कभी 1 सीट कभी 2 सीट ऑफर करके। तो ये सिचुएशन अब फिर खड़ी हो गई और ममता बनर्जी ने साफ डिक्लेयर कर दिया है कि हम अगला 2026 का विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। वो खुलकर ये बात कह रही हैं। तो वही सवाल है कि इनको कोई क्यों नहीं समझाता। संजय राउत रोज आते हैं बयान देने, एक बयान उनके लिए भी दें। हाँ, अभी बोले हैं वो, दोबारा बोले हैं वो, आप सुनिएगा क्या। तो मैं आपको जरा, क्योंकि क्लोज डोर मीटिंग में ममता बनर्जी ने ऐसा कहा, लेकिन 2 सीनियर नेताओं ने बाहर निकलकर इस बात की पुष्टि कर दी है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद आपको संजय राउत का रिएक्शन सुनाता हूं। She is the supreme of the party. She has expressed the views of the party. And her view is bolstered by the fact that last Lok Sabha election, fighting alone, TMC won 29 seats out of 42 in the Lok Sabha. So this time also, TMC fighting alone will defeat the BJP roundly in the Lok Sabha. We have reduced their seats from 18 to 12. In Vidhan Sabha also will reduce their seats in a big way. Think of India Alliance when we are fighting in our own state. We must fight on our own strength. हम लोग को किसी के संग झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी या पॉलिटिकल दिशा हर दल अपना ठीक कर सकता है और तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन ने तय किया है कि 2026 में अकेले ही तृणमूल कांग्रेस ये लड़ाई लड़ेगी। देखिए, हमेशा पश्चिम बंगाल में ममता जी इंडिपेंडेंट लड़ी है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें कोई ममता जी ने नई बात नहीं कही है। लेकिन हमारा ये हमेशा मानना है कि कांग्रेस पार्टी देश की बड़ी पार्टी है, अपने जो अलायंस है इंडिया ब्लॉक में है, उनके साथ उनका डायलॉग रहना चाहिए। कांग्रेस के साथ तो हम लोगों ने खुद प्रयास किया था, लेकिन अब क्या कहें, रस्सी जल गई, बल नहीं गए कांग्रेस के, मानती नहीं। तो पिछली बार भी लोकसभा चुनाव के पहले हमने उनको बुलाया था, वो आए नहीं। वो सोचते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने जो ममता बंदोपाध्याय ने कहा बिल्कुल सही कहा है। अब जो कीर्ति आजाद साहब बोले हमने तो कोशिश की थी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की, कब की थी जरा ये भी बता दें। कह रहे हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। किसका बल जाना चाहिए या अकड़ किस में ज्यादा है, ममता बनर्जी में या कांग्रेस पार्टी में? डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, हम अकेले लड़ेंगे इलेक्शन। अधीर रंजन जी का चुनाव नतीजा आपने देखा था पिछले लोकसभा चुनाव में? आपको याद है अभी तक वो? अधीर रंजन चौधरी जैसे ममता जी को याद है वैसे मुझे याद है। ममता जी ने तमाम कोशिश की कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन हार जाए। इससे ज्यादा रिश्तों पर क्या चर्चा की जा सकती है कांग्रेस और टीएमसी को लेकर। ये सच है कि टीएमसी कभी ये सारा ज्ञान जो है गठबंधन का हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि जब भी कांग्रेस की बात होती है तो कांग्रेस पर सब लोग टूटते हैं कि भाई आप सहयोग नहीं दे रहे। लेकिन कांग्रेस का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है
और फिर और जबकि सर ये भी बता देना चाहिए साथ साथ, राहुल गांधी की तस्वीर चल रही है इसीलिए राहुल गांधी पक्ष में थे कि दिल्ली के अंदर हमें खिलाफ ना लड़ना पड़े आम आदमी पार्टी के। उन्होंने शुरुआती बयान भी उनके बड़े सॉफ्ट थे, बाद में इनको आम आदमी पार्टी ने मजबूर किया कि ये खुलकर उतरे। हरियाणा में भी पक्ष में थे। हरियाणा में तो सर केजरीवाल मांग रहे थे सीट केजरीवाल मांग रहे थे, मतलब राहुल गांधी देना चाहते थे। प्रॉब्लम नहीं थी राहुल गांधी की, बात सही है, उनको देना चाहते थे और दिल्ली में भी चाहते थे अलायंस हो, लेकिन अब वही है कि अपना शेयर कोई देना नहीं चाहता। इस मामले में सबसे अच्छा ममता बनर्जी तो कभी नहीं देती। इस मामले में सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड अखिलेश यादव का है। उन्होंने कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा स्पेस दी है। 100 सीटें दी थी उन्होंने 2017 में और 17 सीटें इस बार दी उन्होंने लोकसभा में। बाकी जो घटक दल हैं वो उपदेश तो देते हैं, उमर अब्दुल्ला उपदेश दे रहे हैं, पीडीपी को कितनी स्पेस दी उन्होंने। हाँ नहीं, अब ये दिल्ली के मामले में संजय राउत कितना खुल के बोलते थे, कांग्रेस को बड़े भाई का धर्म निभाना चाहिए। बंगाल में कह रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए। बंगाल में देखिए राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को वैसे भी सपोर्ट किया। जब अधीर रंजन चौधरी बहुत ज्यादा ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे थे तो प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्हें हटा के शुभंकर को वहां प्रदेश अध्यक्ष बनाया कि भाई एक लिमिट के बाहर वो निकल गए थे और ममता बनर्जी ने बोल दिया था कि आपको ये प्रदेश रहते हैं, हम आपसे किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो सकती। और अधीर रंजन चौधरी को खबर भी नहीं लगी, दिल्ली मुख्यालय से सीधे लेटर जारी हो गया कि आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष होंगे। और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी आज का जो इतना बड़ा नहीं, तो ये ममता बनर्जी का अहंकार है या कॉन्फिडेंस है वाकई भाई मैं जब खुद जीत सकती हूं तो मुझे क्या जरूरत है? ममता बनर्जी को जमीनी सच्चाई भी समझना चाहिए। वेस्ट बंगाल की कांग्रेस का भले ही लोकसभा का एक सांसद हो, लेकिन आज 6% का वोट बैंक है और लेफ्ट का 5% का वोट बैंक है। अगर लेफ्ट और कांग्रेस मिला लो तो 10% का वोट बैंक है। ममता बनर्जी लेफ्ट तो नहीं आ सकती, लेफ्ट का आना तो ऐसे जैसे बीजेपी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े। नहीं, कांग्रेस के साथ लेफ्ट जुड़ सकता है ना, वो कांग्रेस को सीटें उसमें लेफ्ट एडजस्ट करे। कांग्रेस को पूरी तरीके से खारिज करके ममता बनर्जी कांग्रेस से मिलकर लड़ा है 2011 का विधानसभा का चुनाव। उसमें उस समय तो लड़ना ही था। और उस समय चूंकि यूपीए में ममता बनर्जी भी शामिल थी, केंद्र में भी उनके सरकार में थे वो लड़ा और उसका फायदा मिला था उनको। फिर 2016 का जब चुनाव हुआ वो उन्होंने अकेले लड़ा। नहीं, ममता बनर्जी अब बंगाल को और अपनी पार्टी को स्पेशल केस क्यों मानती है? अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ते हैं, डीएमके मिलकर चुनाव लड़ती है, महाराष्ट्र में आप 4 पार्टियां मिलकर, झारखंड में लड़ते हो, यूपी में लड़ते हो, यही नहीं बस कमाल कर रहे हैं आप। वो स्पेशल केस है तो स्पेशल केस मानती हैं। ये कमजोर लोग हैं, ये कांग्रेस से डरते हैं कि हमारा मुसलमान वोट खा जाएंगे, फिर मैं कहूंगा फिर आप दोनों लोग मिलकर मुझको कम्युनल कहिएगा। लेकिन सच्चाई जो है वो तो बोलना पड़ेगा ना, हम बोलेंगे। बोलिए क्या? मुसलमान वोट कांग्रेस काटने ले डरते हैं। ममता जी कहती है हैसियत हो तो काट के दिखाओ। ममता के आगे कोई मुसलमान दूसरी तरफ जाता नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है। राजनीति कोई मतलब ये देवरहुआ बाबा का आश्रम नहीं है कि ऊपर से फल फूल और फेंक के आशीर्वाद दे दिया जाएगा। यहां कोई नंगे बदन नहीं रहने आया। यहां सब सत्ता का पूरा हिस्सा चाहते हैं। ममता बनर्जी अगर अपनी ताकत पे सब जीत ले रही हैं, अखिलेश यादव के परिवार के अलावा कोई सांसद नहीं बना था तब ना उन्होंने ये कर दिया था। आप लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने बड़ा कमाल कर दिया। अखिलेश यादव के सदन में संख्या कितनी रह गई थी? भाई जब कोई टूटता है, कमजोर होता है तो कहता है भाई आओ तुम्हारे साथ चले। जो मजबूत खड़ा है, और मैं ये मानता हूं ममता बनर्जी जहां यूपी में अखिलेश यादव कमजोर थे 2024 में जो कांग्रेस के साथ जो अभी आप 37 पे बात कर रहे हैं, पहले 5 ही तो घर भर सांसद थे। 6वां सांसद का नाम बताइए। 5 ही सांसद थे ना, घर भर के अलावा सांसद नहीं जीता। आप ये भी तो ध्यान दीजिए ना। अगर कांग्रेस का एक सांसद रह गया था तो उनके भी तो 5 ही रह गए थे। मतलब ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक के सारे राज्य गठबंधन के धर्म सबसे मजबूत नेता है, अकेले लड़ने वाली नेता है। भाजपा को पानी पिला दिया। चलिए ठीक है, उसको जरूरत नहीं है कि कांग्रेस या किसी दूसरे लेकिन फिर ये गठबंधन धन का ज्ञान अपने पास रखे ना लोग। कोई गठबंधन है ही नहीं भाई। मैं कितनी बार कह चुका हूं। एक लाइन है कि मतलब वार्निंग के तौर पे कि जो दिल्ली में हुआ, ममता जी तो बहुत ताकतवर है, केजरीवाल जी के मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर कहीं बंगाल के विधानसभा चुनाव में ये नारा ना लगे कि कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ। फर्क है ना, यहाँ भारतीय जनता पार्टी उतनी बड़ी ताकत हमेशा थी ना। यहाँ 7 की 7 लोकसभा वोट वहां भी है, बंगाल में भी वोट है, नहीं पहुंच पाई ना। एक बार 18 पहुंची, नीचे आ गई। यहाँ कितना है वोट? कितना है? 38% वोट है सर बीजेपी। 38% वोट है बंगाल में। 38 ही दिल्ली में था, लेकिन 45 उनका था सर। वही 7% वोट लिया ना, एक्स्ट्रा हो गया। में फर्क है ना सर। वहां मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें ज्यादा है। बार बार कहलवाएंगे आप लोग, बार बार हमको कम्युनल कहेंगे। कोई कम्युनल नहीं करा। आप क्यों इतना नहीं, सच को समझना पड़ेगा। सच तो यही है, चाहे जितना आप उसको चाशनी में डुबो बात करते हैं। आप अपने को कम्युनल ग्रंथि से क्यों नहीं बांधे हुए? चलिए साहब, एक खबर बता रहा हूं मैं। अब एक खबर बता रहा हूं। चलिए, आपने कम्युनल वाली बात कह दी, देखिए इस खबर को उससे ना जोड़िएगा। 13 फरवरी को वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट आएगी। 13 फरवरी को संसद में जेपीसी की रिपोर्ट जो वक्फ को लेकर है वो रखी जाएगी और बजट सत्र का वो आखिरी दिन होगा। हमारे राजनीतिक संपादक देवेंद्र पराशर इस खबर पर आपको और डिटेल देंगे। जी देवेंद्र।
जी हाँ साहब, 13 फरवरी को जो रिपोर्ट है जेपीसी की, जो रिपोर्ट जो कि वक्त में संशोधन को लेकर जो कानून पहले बना था, उसके बाद उस बिल को भेज दिया गया था जेपीसी के पास। उस जेपीसी की रिपोर्ट 29 तारीख को बहुमत से 15-11 के बहुमत से समिति ने कानून के मसौदा के रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। 30 जनवरी को यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंप दी गई थी। और दिलचस्प तौर ये था कि 3 फरवरी को पहले लोकसभा ने अपने बिजनेस एजेंडा में उसे शामिल किया, उस रिपोर्ट पेश करने को अपने एजेंडा में शामिल किया। फिर आखिरी क्षण में जो रिवाइज्ड लिस्ट आया था उसमें से उसे हटा दिया गया। ऐसा माना गया कि शायद सत्ता पक्ष ये नहीं चाहता कि बजट सत्र के दरमियान बजट के जो बाकी ज़्यादा चमकदार बिंदु हैं वो किसी प्रकार के हंगामे की भेंट चढ़ जाएं, और इसके चलते वक्त से संबंधित जो जेपीसी रिपोर्ट थी उसको टाला गया। और अब बजट सत्र के पहले हाफ के आखिरी दिन यानी कि परसों 13 तारीख को उस रिपोर्ट को, मतलब देवेंद्र, इसका मतलब ये हुआ कि रिपोर्ट फिर पब्लिक हो जाएगी। इस रिपोर्ट में जेपीसी की क्या सिफारिशें की हैं जेपीसी ने, ये पब्लिक हो जाएगा, मतलब ये सार्वजनिक हो जाएगी बात। अब हाँ बिल्कुल सौरभ, उस दिन क्योंकि उसके कुछ बिंदु तो पहले से भी सोर्सेज के मार्फत सामने आते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पे पब्लिक के सामने पहली बार 13 फरवरी को जब सदन के पटल पर उस रिपोर्ट को रख दिया जाएगा, उसके बाद न सिर्फ सदस्यों के लिए बल्कि सदस्यों के मार्फत वेबसाइट पे हो जाएगा और देश का हर व्यक्ति ये जान पाएगा कि आखिर वक्त में संशोधन और ट्रांसपेरेंसी को लेके सरकार की क्या योजना थी जिसके चलते वो बिल आया था, और अब जो समिति की रिपोर्ट है उसमें कौन से संशोधन सुझाए गए हैं। बहुमत सत्ता पक्ष में था, 15-11 से इसे स्वीकारा गया था समिति में। अब ये भी बता दीजिए कि ये बजट सत्र जो है ये 2 हिस्सों में होता है, तो अब ब्रेक के बाद कब दोबारा संसद बैठेगी और क्या तब उसमें सरकार जो है टेकअप करेगी इस बिल को पास कराने के लिए? निश्चित तौर पर पहले जब बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि शायद इसी हिस्से में बजट सत्र में पहले हिस्से में ही सरकार उससे संबंधित बिल को लेकर आ रही है क्योंकि रिपोर्ट तैयार हो गई थी, लेकिन तब इंडिया टीवी ने ये बताया था कि दूसरे हिस्से में ही सरकार की अभी ये तैयारी है कि वक्त संशोधन से संबंधित जो बिल है उसको लेकर आया जाए बजट सत्र का दूसरा जो हिस्सा होता है उसमें। और उसमें अभी फिलहाल जो सरकार के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि उसको लेकर आया जाएगा। हालांकि सब कुछ निर्भर करेगा इस बात पर कि समिति की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के बाद आखिर माहौल कैसा है, क्योंकि एकदम से ये माना जा रहा है कि इस साल बिहार के चुनाव होने हैं और बिहार के चुनाव से पहले कुछ वैसा माहौल बनाने की कोशिश सत्ता पक्ष नहीं करेगा जो कि सहयोगी दल जेडीयू को बहुत ज़्यादा असहज कर दे। तो अगर स्मूथली होता नजर आएगा तब तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हंगामे वाली सूरत आई तो शायद और विचार विमर्श के लिए समय लाया जाए। लेकिन फिलहाल जो सरकार के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में इससे संबंधित बिल आ सकता है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। तो अब देखिए 13 फरवरी को ये रिपोर्ट पेश होगी, 13 फरवरी मतलब परसों, और परसों आखिरी दिन है इस फर्स्ट हाफ का बजट सत्र का। इसके बाद 10 मार्च से शुरू होगा। 13 फरवरी को जेपीसी की रिपोर्ट पब्लिक हुई और 13 फरवरी से 10 मार्च तक इस पर खुली चर्चा होगी। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो देवेंद्र कह रहे हैं कि उसके बाद क्या रिएक्शन आता है, क्या माहौल बनता है, सरकार उसको देख करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। आपको लगता है सरकार इस बिल को आगे 13 फरवरी भी इंपॉर्टेंट समझिए ना कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पास करवा लेंगी, इसलिए ये तो संभव ही नहीं था। जैसे अभी देवेंद्र जी ने भी बताया कि 3 फरवरी को रिवाइज बिजनेस में रखा गया था उसको, लेकिन फिर वापस टाल दिया गया क्योंकि सरकार कोई खतरा भले ही बहुमत हो, संसद में बहुमत तो सरकार का होता ही है हमेशा और बजट पास कराने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बजट जैसे महत्वपूर्ण बिल के से पहले सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। इसलिए जब आज बजट पास हो जाएगा लोकसभा में, शाम को 5 बजे वित्त मंत्री रिप्लाई करेंगे, उसके बाद बजट पास हो जाएगा तो सरकार का एक बड़ा जो काम है वो खत्म हो जाता है और परसों वो टेबल कर देंगे। टेबल करने के बाद आपके पास सार्वजनिक हो जाएगी तो 15 दिन वैसे भी है। हालांकि मुझे बहुत 15 दिन हमारा उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, आप चर्चा करें, पूरा देश भी चर्चा करेगा, उसके देश के लिए वो हो जाएगी और उससे सरकार को भी ये मौका मिलेगा वाटर टेस्टिंग का कि अगले सेशन में रखनी है कि नहीं रखनी। हालांकि मुझे उसकी संभावना कम लगती है। सरकार इसको अभी बिहार नहीं, आप तो पहले कहते थे कि सरकार ये काम कर ही नहीं सकती। नहीं, सरकार क्या नहीं कर सकती, जेपीसी में डाल दिया वो भी तो काम ही है ना एक टालने का। टालेगी सरकार, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता कि बजट से इस वाले सेशन में उसको पास करवा लेंगे। आज समय सर इतना ही था, लेकिन बजट पास होने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बजट नहीं, दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि रिस्क इसको बिल का रूप देके क्या बजट सत्र के सेकंड हाफ में जो 10 मार्च से शुरू हो रहा है सरकार पास कराने की कोशिश करेगी। देवेंद्र जो कह रहे हैं वो बात सही है, सरकार अभी वाटर टेस्टिंग करेगी। ठीक है सर, ठीक है। सवाल योगियों का रुख भी देखेगी। सर सॉरी, वक्त आज इतना ही था, वरना इस पर और चर्चा हो सकती थी। बहुत शुक्रिया विनोद जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद आप प्रोग्राम में आए।